अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ्स ऑब्टेन करने के लिए। आप हमारा ऐप भी ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ और पेड बैचेस के लिए। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नए वीडियोस मिल सकते हैं। ठीक है, एंड आप टीचिंग जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हम जो है केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमारे 4 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। 4 लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया है उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्टडी किया है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। हमने स्टडी किया कि फ़िज़िकल चेंजेस रिवर्सिबल होती है एंड फिज़िकल चेंजेस जो है उसमें नया कंपाउंड नहीं बनता है। और जो कंपाउंड हमें मिलता है उसकी जो फार्मूला होती है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो वही होता है जो हमने लिया होता है सब्सटेंस। और हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी। हमने देखा कि कैसे मेल्टिंग, बॉइलिंग, क्रिस्टलाइजेशन, ये सारा हमने आपको सिखाया कि कैसे ये भी फिज़िकल चेंजेस होती है। और केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होती है जिनमें हमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। और आपको ये याद रखना है कि केमिकल चेंजेस में नए बॉन्ड्स बनते हैं। ओल्ड बॉन्ड्स, जो पुराने बॉन्ड होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। बॉन्ड होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने देखा रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। और हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे पहुंच गए थे। जहाँ पे हम पहुंच गए थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमने पढ़ लिया था। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो उल्टा होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, मगर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और इसलिए ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है ये इंडोथर्मिक होती है। और कौन सी एनर्जी चाहिए होती है, किस तरह की एनर्जी चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो चूंकि बहुत सारी एनर्जीज़, बहुत सारी टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ हमारे पास होती है। हमारे पास हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, बहुत टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ हमारे पास होती है। इसीलिए हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ कि किस एनर्जी से हम इसको डिकम्पोज करेंगे, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरी थिंग हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 टाइप्स में, ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला टाइप है, अगर आप हीट का इस्तेमाल करेंगे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आप लाइट का इस्तेमाल करेंगे तो उसको बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करेंगे तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, या बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस, थर्मोलिसिस। सीधे थर्मोलिसिस, फोटोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस। हमने सबसे पहले उठाया था इलेक्ट्रोलिसिस क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हो जाती है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बहुत सारी चीज़ें होती है, कैथोड होता है, एनोड होता है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम क्लोराइड लिया था जो कि आ सकता है। सोडियम क्लोराइड की हमने इलेक्ट्रोलिसिस की थी जहाँ पे हमें ऑब्टेन हो गया था सोडियम और क्लोरीन गैस। मगर मैंने वहीं पे बताया था कि ये जो रिएक्शन है ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। गरज के खुद ये रिएक्शन नहीं हो जाएगी, आपको इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए फोर्सबली ये रिएक्शन करनी पड़ती है। गरज के आप बैटरी का इस्तेमाल करके ये फोर्सबली ये रिएक्शन करते हो। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ये हमने आपको बता दिया है। इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादातर एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स होते हैं। तो कल हमने दिखाया आपको कैसे आप सोडियम क्लोराइड को सोडियम अलग करेंगे और क्लोरीन को अलग करेंगे। कैसे आप सोडियम को इलेक्ट्रॉन गेन करने पे मजबूर करेंगे क्योंकि मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैसे आप क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए मजबूर करेंगे क्योंकि नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मजबूर करेंगे हम इनको एक सेल में जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यहाँ देखिएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसी दिखती है। हमने थोड़ा इसको इलेक्ट्रोलाइट जो है ऐसे दिखाया हुआ है। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट हुआ। इलेक्ट्रोलाइट हम हमेशा उसी चीज़ को लेते हैं, उसी चीज़ को बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइट जिस चीज़ की आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी होती है। हमें सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो हमें इसी को बनाना पड़ेगा एज इलेक्ट्रोलाइट।
अब चूंकि सोडियम क्लोराइड की सोडियम पे होती है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे होती है, सोडियम क्लोराइड की सोडियम पे होती है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे होती है नेगेटिव चार्ज, तो जो ही आप बैटरी को ऑन करते हो, जो ही आप वोल्टेज अप्लाई करते हो, तो एनोड इस वाले पे चढ़ेगी पॉजिटिव चार्ज, इस वाले कंडक्टर पे चढ़ेगी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है ना बैटरी के, तो इस पे चढ़ेगी पॉजिटिव चार्ज। तो जिस जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगी उसको एनोड बोलते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज चढ़ेगी उसको कैथोड बोलते हैं। कैथोड और एनोड कैटायन और एनायन का उल्टा होती है। अगर कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होती है तो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होती है, उल्टा होती है ये चीज़ें। यहाँ देखिए कि एनोड जो है हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन Cl नेगेटिव है, तो जो ही आप बैटरी को ऑन करेंगे तो Cl नेगेटिव जो है, चूँकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो बताइए कहाँ की तरफ ये मूव करेगा, क्योंकि नेचर ने ही इसको बताया है कि नेचर ने हमें बताया है कि लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करती है और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करती है। गर्ज की क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट कौन इसको अट्रैक्ट करेगा? एनोड इसको अपनी तरफ खींचेगा, एनोड इसको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि वोल्टेज अप्लाई की है ना, तो Cl नेगेटिव भाग के जाएगा किसके पास? एनोड के पास, और वहाँ पे इसको नहीं पता है कि इसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि क्लोरीन नहीं चाहता है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, ये बिल्कुल नहीं चाहेगा इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, ये इसके साथ बहुत ही खुश है। अब सोडियम को खींचेगा कैथोड, सोडियम को खींचेगा कैथोड, क्योंकि कैथोड पे है नेगेटिव चार्ज और सोडियम पे है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अगर इसकी टोटल में बात यह है कि क्लोरीन मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड और सोडियम मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है। वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे पहले करेंगे बात क्लोरीन की, कि क्लोरीन को क्या हो जाएगा जब ये पहुंच जाएगा एनोड के पास। देखिए क्लोरीन जो ही एनोड के पास पहुंच जाएगा, मकसद क्या है एनोड का? इसमें मकसद है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एनोड पे कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। मकसद है एनोड का कि ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को मुझे देना चाहिए, ठीक है, तो ये खींच लेगा इससे ये इलेक्ट्रॉन, ये इससे ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये जाएगा इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से जाएगा इधर से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहुँच गया है। इलेक्ट्रॉन एनोड से जाके यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा और इधर पहुँच जाएगा। इधर पहुँचते ही यहाँ पे सोडियम चला गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा? सोडियम की तरफ। गर्ज की बात टोटल में ये हो रही है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा एनोड पे, देना तो नहीं चाहता था, मगर एनोड इससे लेगा इस इलेक्ट्रॉन को, और लेके ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? सोडियम की तरफ। इन एरोज की तरफ ध्यान रखेगा, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्लोरीन पे ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन था क्लोरीन पे, ठीक है। ये क्लोरीन जो ही इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन को हम E के ऊपर नेगेटिव चार्ज से डिनोट करेंगे, जो ही क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को देगा तो ये क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज अब नहीं रही, ज़ीरो चार्ज, क्योंकि क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया ना एनोड को, तो क्लोरीन के ऊपर कौन सी चार्ज रहेगी? ज़ीरो चार्ज। गर्ज की ये रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है, कहाँ पे हो रही है रिएक्शन? ये रिएक्शन हो रही है एनोड पे, ये रिएक्शन एनोड पे हो रही है, तो क्लोरीन चेंज हो रहा है Cl0 में, ये रिएक्शन एनोड पे होती है, ध्यान रखेगा। तो क्लोरीन कहाँ पे रिलीज हो जाएगा? एनोड पे रिलीज हो जाएगा। यहाँ देखिए दूसरी ओर क्या हो रहा है, दूसरी ओर इलेक्ट्रॉन तो इधर से जा रहा है और दे किसको रहा है? दे रहा है सोडियम को, तो सोडियम के ऊपर थी पॉजिटिव चार्ज, इसने तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लिया था विलिंगली, खुद से ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लिया था, मगर अब इसको मजबूरी से फिर से इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे मजबूर किया। किसने किया? कैथोड ने इसको मजबूर किया, इलेक्ट्रॉन ले लो आप, ठीक है। अब ये जब इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा,
अपने अंदर समेटेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर समेटेगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा और Na पे होगी ज़ीरो चार्ज। सो गर्ल्स की बात यह है कि Na प्लस जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो Na ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो मैंने अभी आपको ये रिएक्शंस दिखाई, ये मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है। यहाँ देखिएगा, ये रिएक्शन हो रही है किस पे? ये रिएक्शन हो रही है एनोड पे, क्योंकि एनोड पे कौन सी चार्ज होती है? पॉजिटिव चार्ज। एनायन पे कौन सी चार्ज होती है? नेगेटिव चार्ज। एनोड पे कौन सी चार्ज होती है? पॉजिटिव चार्ज। तभी जाके क्लोरीन जाएगा ना एनोड की तरफ। तो क्लोरीन जाएगा एनोड की तरफ एंड क्लोरीन कन्वर्ट हो जाएगा Cl0 में और लूज़ करेगा एक इलेक्ट्रॉन, लूज़ करेगा। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। ठीक है, तो जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसे ही Na प्लस जो है, ऑन द अदर हैंड हमने अभी देखा कि यहाँ से फिर से देखें, यहाँ पे हमने देखा कि Na प्लस जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को लेगा। Na प्लस इस इलेक्ट्रॉन को लेगा, और जब ये इस इलेक्ट्रॉन को लेगा तो यहाँ देखिए ना, Na प्लस ने इलेक्ट्रॉन को लिया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया? Na0 में। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस कहाँ हो रही थी? ये प्रोसेस हो रही थी एनोड पे, और ये वाली प्रोसेस कहाँ हो रही है? ये हो रही है कैथोड पे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको ऐसे दिखाया है, मैंने ये सारी चीज़ें समेट के दिखाई है। यहाँ देखिएगा, मैंने दिखाया है कि प्लस बैटरी, यहाँ पे दिखाया है बैटरी, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज है, एनोड है, कैथोड है। एनोड पुल करता है इलेक्ट्रॉन्स को, पुल करेगा, किसके इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा? क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। कैथोड देता है इलेक्ट्रॉन, किसको देगा इलेक्ट्रॉन? सोडियम को देगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लोरीन से लेगा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को चेंज करेगा Cl0 में। ध्यान रखिए इस चीज़ को, क्लोरीन को ये कन्वर्ट करेगा Cl0 में। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे मैंने टोटल में लिखा हुआ है, एनोड पे ये आयन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। एनोड तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मगर एनोड तो इलेक्ट्रॉन लेता है क्लोरीन से। हम एनोड की बात नहीं कर, हम एनोड को कंसिडरेशन में रख के ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं लिखते हैं। हम एनोड और कैथोड को कंसिडर नहीं करते हैं कि एनोड को हो रही है ऑक्सीडेशन या कैथोड को। हम आयंस की बात कर रहे हैं कि आयंस को, किस आयन को क्या हो रहा है और कहाँ पे क्या हो रहा है। Cl नेगेटिव को एनोड पे क्या हो रहा है? Cl नेगेटिव एनोड पे नेगेटिव चार्ज को शट डाउन करता है, छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, किस पे हो रहा है? एनोड पे हो रहा है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, मैंने LOO जो है ना, मैंने थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का O मैंने बड़ा लिखा है, ऐसे आपको याद रहेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसे क्लोरीन, मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है। Cl नेगेटिव जो है आपका, Cl नेगेटिव जो है ये कन्वर्ट हो चुका है Cl0 में और दे रहा है इलेक्ट्रॉन आपको। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखें ना, अब आप मुझसे पूछेंगे ये दूसरी वाली रिएक्शन क्या है? ये Cl नेगेटिव Cl में तो कन्वर्ट हो गया, मगर ये Cl ऐसे नेचर में नहीं पाया जाता है, जैसे OH ऐसे नेचर में नहीं पाया जाता है ना, वैसे जैसे N नेचर में ऐसे नहीं पाया जाता है, जैसे Br नहीं पाया जाता है ऐसे, वैसे Cl भी नहीं पाया जाता है ऐसे। हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं डाई एटॉमिक एलिमेंट्स। ये मैंने आपके लिए ये स्पेशल बॉक्स बनाया
बताया है। डायटॉमिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो नेचर में दो एटम की शक्ल में पाए जाते हैं। हमेशा दो दो होंगे, दो दो पाए जाएंगे, कभी इकलौते नहीं पाए जाएंगे। देखिए इनमें हेलोजन्स ज़्यादातर आते हैं, हेलोजन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, और इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आता है। ठीक है, ये नेचर में पाए जाते हैं एज डायटॉमिक फॉर्म। मैंने परसों आपको बोला था कि मैं ये रिएक्शन लिख रही हूँ, मगर यहाँ पे देखिए ना, सोडियम मैंने Na लिखा है, मगर क्लोरीन क्या लिखा है, Cl2 लिखा है। जब भी आप रिएक्शन के दौरान इन एटम्स को लिखें, इन एटम्स को जब भी आप रिएक्शन के दौरान लिखे, चाहे आप राइट हैंड साइड में लिखे या लेफ्ट हैंड साइड में लिखे, इक्वेशन के राइट हैंड साइड में लिखे या फिर लेफ्ट हैंड साइड में लिखे, हमेशा हमेशा इनको डायटॉमिक शक्ल में लिखा जाता है। कभी इनको मोनो एटॉमिक, कभी आप ऐसे नहीं लिखो, कभी आप ऐसे नहीं लिखो A+Cl gives दिस। ठीक है, हमेशा लिखना होता है Cl2, हमेशा लिखना होता है F2, चाहे इस साइड चाहे इस साइड। ठीक है, इनको आप बोलते हैं डायटॉमिक एलिमेंट्स। इसलिए यहाँ देखिए ना, ये वाली चेंज तो यहाँ पे हो गई, ये किस पे हो रही है, एनोड पे हो रही है ये चेंज। ये तो हो गया, इसने तो इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, मगर ये क्लोरीन ऐसे स्टेबल नहीं है, ये मोनो एटॉमिक शक्ल में स्टेबल नहीं रहता है। इसका नेचर ही ऐसा है कि ये दूसरे क्लोरीन के साथ ऐड हो जाएगा। वहाँ पे थोड़ी ना एक ही एटम क्लोरीन का नहीं निकलेगा ना, वहाँ पे निकलेंगे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ क्लोरीन एटम्स। इसलिए ये क्लोरीन एटम्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और बनाएंगे Cl2। ठीक है, अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपको बता दें, ये वाली चेंज जो है, ये वाली चेंज, ये जो पहली रिएक्शन हम लिखते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन दिखाते हैं, जिस रिएक्शन में आप इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखाएंगे या इलेक्ट्रॉन का गेन दिखाएंगे, उस रिएक्शन को आप बोलते हैं, उस चेंज को आप बोलते हैं प्राइमरी चेंज। प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी चेंज। अब ये क्या है, इससे आप इसको डिनोट करते हैं 1 और ऊपर से डिग्री, 1 डिग्री से आप डिनोट करते हैं प्राइमरी चेंज को। ठीक है, अब दूसरी जो ये चेंज यहाँ पे हो रही है, ये भी सेल के अंदर ही होगा, ये भी विद इन सेकेंड्स ही हो जाएगी ये चेंज। वहाँ पे Cl दूसरे Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा, इसको बोलते हैं सेकेंडरी चेंज, इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज और इसको बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। सो इन टोटल हमने क्या याद रखा, हमने याद रखा एनोड और कैथोड। एनोड पे होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, होती है ऑक्सीडेशन। कैथोड पे होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। कैसे याद रहेगा आपको, लॉस से आपको याद रहेगा ऑक्सीडेशन, तो गेन से तो खुद ही हो गया ना फिर रिडक्शन। लॉस से ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो गेन से क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कैथोड आपको इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा, Na+ को इलेक्ट्रॉन देगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन दिखाई है। तो ये कौन सी चेंज है, ये प्राइमरी चेंज है। क्यों है ये प्राइमरी चेंज, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का गेन दिखाते हैं। जिस इक्वेशन में आप इलेक्ट्रॉन का गेन दिखाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखाएंगे, उस इक्वेशन को आप बोलते हैं प्राइमरी चेंज। और जब वही एटम जो आपको मिलता है, अगर वो अनस्टेबल हुआ, अगर वो दूसरे एटम के साथ मिलेगा वहीं पे, तो उसको आप बोलेंगे सेकेंडरी चेंज। बात समझ में आ गई। तो चलिए, ये तो हमें समझ में आ गया कि एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होती है रिडक्शन। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए, कल को एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बताइए ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, तो आप बोलेंगे एनोड। तो बताइए कि इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट विच ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, तो आप क्या बोलेंगे, क्लोरीन कहाँ पे लिबरेट होता है, एनोड पे। सोडियम इज ऑब्टेन्ड ऑन विच ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, तो क्या बोलेंगे, कैथोड पे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे भी पॉइंट्स में लिखा हुआ है आपको, यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हैं। द रिएक्शन शून अलोंग विद इलेक्ट्रो, हाँ, एक और पॉइंट है जो आपको बोलना है यहाँ पे। पहले देखिए, द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन शून इज़ इनकम्प्लीट। ये जो हमने रिएक्शन दिखाई है इनकम्प्लीट है, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी चेंज है। क्योंकि मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ मिलेगा और उसको बोलेंगे सेकेंडरी चेंज। एक और बात है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो ये है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखेगा कि ये जो है, ये इक्वेशंस जो हमने आपको दिखाई हैं, ये आपने
नहीं देखी होगी। इन जनरल हम ऐसी इक्वेशन नहीं दिखाते हैं। ये जो इक्वेशन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, इसको बोलते हैं हाफ रिएक्शन। इसको भी बोलेंगे हाफ रिएक्शन, मगर इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन आदि आदि रिएक्शंस हैं ये। जब दोनों को कंबाइनली लिखेंगे, जब दोनों को कंबाइनली लिखेंगे ऐसे करके, तब जाके बनेगा ये। इसको बोलेंगे ओवरऑल इक्वेशन। सो हाफ इक्वेशंस होती है और ओवरऑल इक्वेशन होता है। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन होती है, रिडक्शन हाफ इक्वेशन होती है। ठीक है, हम देखेंगे कि वाटर की, हम एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि वाटर की कैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड तो हमने अच्छे से देख लिया कि कैसे होता है सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे क्लोरीन आपको ऑब्टेन होता है एनोड पे और सोडियम ऑब्टेन होता है कैथोड पे। अब हम यहाँ पे शॉर्टकट में आपको वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस बताते हैं क्योंकि आ सकता है एग्जाम में वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस। वाटर की सबसे पहला जो हमें पॉइंट यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस जब होती है तब वहाँ पे मिलता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। चलिए पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विच ऑफ द एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये पहली जो इक्वेशन है ये मैंने अनबैलेंस्ड फॉर्म में लिखी है, बैलेंस नहीं की है मैंने ये इक्वेशन को। दूसरा मैंने बैलेंस करके लिखा है, दूसरा वाला देखिए ना, ट्वाइस एच टू है ना बैलेंस्ड, चार एच है इस साइड से भी 4 H है, 2 2 R 4 है ना, यहाँ पे भी 2 2 R 4 है, यहाँ से 2 टाइम्स ऑक्सीजन है और यहाँ से भी है 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इस साइड से भी, 2 ऑक्सीजन इस साइड से भी। इसको मैंने बैलेंस किया हुआ है। बैलेंस कुछ मकसद से मैंने किया हुआ है, कुछ समझाना है मुझे आपको। यहाँ देखिए जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो वाटर, याद रखिएगा कि प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को। आपने सुना होगा, आपने ये बात सुनी होगी कि जब वाटर प्योर फॉर्म में होता है वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, वो इंसुलेटर होता है। तो आप मुझसे पूछने चाहिए कि फिर जो ये हमारे पास ये पानी होता है क्यों जाके करंट लगती है हमें, क्यों पानी जो है वो करंट को पास होने देता है अपने आप में से। तो उसका जवाब ये है कि जो हमारे पास पानी होता है, अवेलेबल होता है, हाउस होल्ड जो हमारे पास पानी होता है, वो पानी उसमें ऐड हुआ होता है, उसमें एडिड शुगर्स होते हैं, सॉरी एडिड सॉल्ट्स होते हैं, शुगर नहीं होता है, एडिड सॉल्ट्स होते हैं उसमें। तो कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं उसमें। उन्हीं सॉल्ट की बात आ रही है ना, सॉल्ट। तो सॉल्ट आप लोगों को मैंने बोला है, सॉल्ट्स जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एसिड्स इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बेसिस होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं। तो सॉल्ट्स भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, जो आयंस में डिसोसिएट, जो आयंस देता है उसको आप इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो प्योर वाटर को एडिड होता है। अगर हम प्योर वाटर में से ये प्रोसेस करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, हमें ना तो हाइड्रोजन मिलेगा ना तो ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि उसमें से करंट पास ही नहीं हो जाएगी। और जब करंट ही नहीं पास हो जाएगी तो कैसे मिलेगा आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो गरज की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने के लिए हमें वाटर से करंट पास करानी है। तो वाटर से करंट पास कराने के लिए हम ऐड करते हैं वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स को। अब आप पूछेंगे कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स को पानी में ऐड करते हैं? कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी एसिड, कोई भी बेस, कोई भी सॉल्ट, चाहे आप थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें, थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड ऐड करिए, थोड़ा सा H2SO4 ऐड करिए। यहाँ पे मैंने लिखा है हम इसको थोड़ा सा H2SO4 ऐड करते हैं ताकि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाए, ये गुड कंडक्टर बन जाए, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का।
ठीक है। अब यहाँ देखिएगा वाटर तो बन गया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे बन गया? जब हमने इसमें ऐड किया H2SO4। तो यहाँ पे वाटर में पास हो जाएगी करंट। और याद रखिएगा, ऐसे शॉर्टकट में याद रखिएगा, ये प्रोसेस तो बहुत बड़ी होती है, आप शॉर्टकट में याद रखें कि वाटर में से जब करंट पास हो जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है H+ में और OH नेगेटिव में, H+ और OH नेगेटिव। तो H+, खुद बताइए मुझे कि सॉरी, तो वाटर में से पास करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को तो वाटर जो होता है डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है इनटू H+ और OH नेगेटिव, H+ और OH नेगेटिव। तो बताइए H+ किसकी तरफ जाएगा, किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा H+? जब करंट पास हो जाएगी तो H+ क्या कैथोड की तरफ जाएगा या फिर एनोड की तरफ जाएगा? इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो बताइए H+ किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा या एनोड की तरफ जाएगा? H+ तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो किसकी तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा। तो बताइए अगर आपको हाइड्रोजन मिलेगा तो कहाँ पे मिलेगा? कैथोड पे मिलेगा। और OH नेगेटिव कहाँ पे, कहाँ की तरफ जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा। तो ऑक्सीजन कहाँ पे मिलेगा? एनोड पे मिलेगा। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया कि इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन इज obtained एट कैथोड एंड ऑक्सीजन इज obtained एट एनोड। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो चलिए एक और बात है जो हमें आपको यहाँ पे बतानी है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी हुई है, ट्वाइस वाटर गिव्स ट्वाइस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये बैलेंस्ड फॉर्म है इस इक्वेशन का। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन आपको क्या दिखाता है? देखिए असल में क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना वाटर की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो अगर आपको हाइड्रोजन मिलेगा, नहीं ऑक्सीजन की बात करेंगे पहले। अगर आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, अगर आपको ऑक्सीजन मिलेगा 2 लीटर, हाइड्रोजन मिलेगा 4 लीटर। अगर आपको ऑक्सीजन मिलेगा 4 लीटर, हाइड्रोजन मिलेगा 8 लीटर। अगर आपको ऑक्सीजन मिलेगा 8 लीटर, हाइड्रोजन मिलेगा 16 लीटर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जितना ऑक्सीजन मिल रहा है उसका ट्वाइस मिल रहा है, क्या? हाइड्रोजन ट्वाइस मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है ना। ये 2 लीटर मिल रहा है, वो 4 लीटर मिल रहा है। ये 4 लीटर मिल रहा है तो वो 8 लीटर मिल रहा है। ये 8 लीटर मिल रहा है तो वो 16 मीटर नहीं लीटर मिलता है। ठीक है। सो दिस मीन्स यहाँ देखिए ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इक्वेशन ही आपको दिखा रहा है और ये प्रैक्टिकली आपको मिलता है ऐसा। ये मैं आपको बोल रही हूँ कि प्रैक्टिकली आपको ऐसा मिलता है, क्योंकि आपको इक्वेशन यहाँ देखिए ना, बैलेंस्ड इक्वेशन की यही एक खसूसियत होती है। ये आपको लिखने से ही पता चलेगा कि अगर आप डिसोसिएट करेंगे, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन कितना मिलेगा और ऑक्सीजन कितना मिलेगा। ऑक्सीजन जितना मिलेगा उसका ट्वाइस आपको मिलेगा हाइड्रोजन। यहाँ पे ही मैंने आपको लिखा है कि ट्वाइस मिलेगा हाइड्रोजन जितना आपको ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है। सो हम इसको रैप अप कर लेते हैं जल्दी से। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो है वो मिलता है कैथोड पे, क्लोरीन मिलता है एनोड पे, ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे, रिडक्शन होती है कैथोड पे। हमने ये भी पढ़ा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में थोड़ा H2SO4 ऐड किया जाता है ताकि वाटर गुड कंडक्टर बन जाए इलेक्ट्रिसिटी का, और भी इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड किए जा सकते हैं। हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन मिलता है कैथोड पे और ऑक्सीजन मिलता है एनोड पे। ठीक है। और जितना हमें ऑक्सीजन मिलेगा उसका ट्वाइस हमें मिलेगा हाइड्रोजन। ठीक है। ओके। सो कल जो है हम पढ़ने जा रहे हैं कि फोटो डिकम्पोशन बहुत ही छोटा है ये, और थर्मल डिकम्पोशन वो भी बहुत ही छोटा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में, और हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ को आप कैसे याद रखोगे एक ट्रिक के ज़रिए। और हम देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में कौन कौन से मेटल्स हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं और कौन कौन से मेटल्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कल ही पढ़ेंगे। ओके। सो अल्लाह हाफिज़।